बीपीएससी कोड 143 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राज्य राजनीति की यूनिट 14 एंड यूनिट 15 अर्थात क्षेत्र और राजनीति, जनजाति तथा जो नए सामाजिक समूह हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। साथियों, भारत में अलग अलग क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं और उन क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की जनजातियां पाई जाती हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में जाति, भाषा, जेंडर की बात, पहचान की राजनीति में क्षेत्र और जनजाति भी शामिल है। हमने पहचान की राजनीति को खंड 5 में समझने का कोशिश किया। उसी खंड 5 में हम आगे जनजातियों के ऊपर चर्चा करेंगे और समय काल परिस्थिति के हिसाब से जो नए सामाजिक समूह उभरे हैं उन पर भी हम अपनी चर्चा करेंगे। साथियों, हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर जनजातियां कौन हैं। हम जनजातियों को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि हम खास तौर से जनजाति उसको कहते हैं जो प्रकृति के अधिक नज़दीक रहना चाहता है और रहते हैं, जो लोग वन एवं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं और जिनकी अलग अलग सांस्कृतिक प्रथाएं और रीति रिवाज हैं, जैसे कि भोजन की आदतें, गाना गाना, संगीत और कपड़े पहनने के जो तौर तरीके हैं उनसे हम अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जनजाति को उनके विवाह, रीति रिवाज और जो लैंगिक संबंध हैं और ख़ास तौर से जो परिवार में मुखिया का रोल होता है और जो मुखिया का जो प्रभुत्व है उस आधार पे हम जनजातियों की पहचान कर सकते हैं। जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं वो उनसे इतर जो जनजाति होते हैं उनमें क्या है कि लैंगिक समानताएं, सामाजिक समानताएं अधिक पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं कि ये तमाम सारी जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के आधार पर जो जनजाति समाज पे जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ है उनमें, उस पर हम देखते हैं कि वो जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन है वो किस तरीके का है और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ इन जनजातियों पर कौन से प्रभाव पड़े हैं। हम देखते हैं कि भारत में जो जनजाति जनसंख्या है वो अलग अलग श्रेणी की है। उत्तर पूर्व भारत के जनजाति जो हैं वो हम देखते हैं कि उनमें भी समानताएं नहीं हैं। तो एक तो हम ये देखते हैं कि भारत में जो जनजाति है उसकी पहचान किस तरीके से की जा सकती है। तो साथियों, भारत में जनजाति जनसंख्या की पहचान दो धारणाओं पर आधारित है। एक धारणा ये कहती है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक जो राज्य था उस समय की जो जनजाति पहचान थी वो ये धारणा ये मानती है कि उस आधार पे हम जनजाति कहते हैं। और दूसरी मान्यता ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारतीय राज्य है, जो नया भारतीय राज्य बना, उसकी एक अवधारणा है। तो पहली जो धारणा है वो जनजातियों को एक अलग प्रकार से देखती है। यह उन्हें एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में मानती है, खासकर इनके जीने के तरीके तथा समाज की मुख्य धारा से ये अपने को अलग समझते हैं इस नाते। जबकि जो दूसरी धारणा है वो एक विकासवादी परिप्रेक्ष्य के रूप में हम देख सकते हैं। विकासवादी परिप्रेक्ष्य मानता है कि जनजातियों को समुदायों के रूप में देखा जाता है जो कि समाज के अन्य वर्गों से काफी पीछे हैं। आमतौर पर मुख्य धारा के संदर्भ में इन्हें विकास के साथ देखा जाता है ताकि इन्हें भी विकसित करने के लिए इनका समावेशीकरण किया जा सके। साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राज्य ने भारत में जनजातियों को एक प्रशासनिक और कानूनी पहचान दिया है। भारत के संविधान के अनुसार
जनजातियों को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है जिनमें अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकांश जनजाति आबादी रहती है। इन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 244(2) द्वारा चिन्हित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 366(25) जनजातियों को कहता है कि जनजाति वे समूह या ऐसे समुदाय हैं या ऐसे जनजाति और जनजाति समुदाय का समूह है जिन्हें जनजाति समूहों के हिस्से के रूप में सूचित किया गया है और जिनको अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में जनजातियों के लिए 7% सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी स्वतंत्र भारत में जनजाति लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक प्रावधान भी किए गए हैं। साथियों, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 700 से अधिक जनजातियां हैं जो लगभग भारतीय जनसंख्या का 9% है। ये जो जनजातियां हैं इन्हें विशेष प्रावधान के तहत तमाम सारी नीतियों के द्वारा उनको लाभ उठाने का अधिकार दिया गया है जो उनके सामाजिक और आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा करते हैं। जनजातियों के कल्याण के लिए सकारात्मक नीतियों के प्रावधान के बावजूद भारत की जनजातियां अभी भी अधिकांश संकेतकों के मामले में हाशिए पर हैं। जनजातियां जहां पर भी हैं उनकी आबादी के बड़े हिस्से वाले क्षेत्र भी अभी भी अविकसित हैं। साथियों, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जनजातियों की स्थिति अगर हम देखें, अगर उनकी स्थिति का हम अवलोकन करें तो देखते हैं कि व्यापक गरीबी, कुपोषण, निरक्षरता और स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाओं तक उनकी पहुंच बहुत ही कम है। अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के एक आंकड़े के हिसाब से देखा जाए, जो आंकड़ा 2016 और 17 के आधार पर बनाया गया है, उसके हिसाब से ग्रामीण इलाकों में लगभग 47% जनजाति की जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे रहती है, और जबकि आपको देखना होगा कि जो राष्ट्रीय औसत है वो 33% का ही है। इसके अलावा मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार 9.4% अनुसूचित जनजाति जनसंख्या भूमिहीन है, जबकि यह प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर पर 7.4% का है। इसी तरीके से जनजातियों की जो शिशु मृत्यु दर है वो 35.8 प्रति हजार जीवित जन्म दर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 18.4% प्रति हजार जन्म दर है। अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता 59% यानी 59% है, जबकि यही राष्ट्रीय औसत दर 73 या 73% है। साथियों, 1951 से 1990 के बीच अनुसूचित जनजातियों का 40% जनसंख्या विस्थापित है, और जो विस्थापन का जो मुख्य कारण है वो खासतौर से अस्थिर विकास, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे बांध का निर्माण होना, उद्योग के लिए खनन की शुरुआत होना, और अलग अलग क्षेत्रों में वन्य जीव अभयारण्य बनाने के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया गया। साथियों, केवल आधे से थोड़ा अधिक विस्थापित आबादी का पुनर्वास किया जा चुका है, जबकि लगभग आधे अभी भी विस्थापित है। NSSO 2010 का एक आंकड़ा है, इसके हिसाब से अनुसूचित जनजातियों की जो टोटल वर्कफोर्स में हिस्सेदारी है वो 60% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 53% है। हालांकि यह ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र में है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई रोजगार सुरक्षा नहीं। साथियों, अगर हम देखते हैं कि भारत में जो जनजातियां हैं उनका क्षेत्रीय वितरण किस तरीके से है,
तो भौगोलिक संरचना के आधार पर आप जानते हैं भारत में कई क्षेत्र हैं और भारत के सभी राज्यों में जनजातियां नहीं पाई जाती। भारत में विभिन्न क्षेत्रों को सामाजिक, सांस्कृतिक या भाषाई कारकों के विकास और संरचना के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि राज्यों के भीतर भी बहुत सारे उप क्षेत्र होते हैं, विशेषकर उनके विकास के स्तर के आधार पर क्षेत्रों को विकसित, अविकसित या कम विकसित के तौर पर पहचान की जा सकती है। इसी तरह क्षेत्रों के भीतर क्षेत्र को भी विकसित, अविकसित या कम विकसित के तौर पर पहचान दी जा सकती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि कम विकसित क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों की आंतरिक कॉलोनी के रूप में हम लोग देखा जा सकता है। इस तरह कम विकसित क्षेत्र राज्यों के भीतर या देश के में विकसित क्षेत्रों की कॉलोनी के रूप में वर्णित किया गया है। किसी क्षेत्र के विकास का स्तर जहां पर राज्य स्थित है, उस राज्य के विकास के स्तर का संकेतक है। साथियों, भारत में कुछ राज्य विकसित क्षेत्रों तथा कुछ राज्य पिछड़े क्षेत्रों पर स्थित हैं। जनजातियों के विशेष संदर्भ में जनजातियों के ज्यादातर क्षेत्र वहां पर हैं जहां या तो कम विकास हुआ है या फिर भौगोलिक तौर पर एकदम परिधि पर है। भारत की जो जनगणना 2001 की जो जनगणना जो हुई, उसके आंकड़े बताते हैं कि मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली में जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है वो लगभग 60% है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की विविधता को देखते हुए कई विद्वानों ने उन्हें अलग अलग मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया है, जैसे आर्थिक आधार पर, व्यावसायिक आधार पर, भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर। तो इसमें से बहुत सारे वर्गीकरण विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए जनजातियों संबंधित हैं। जैसे कि एक समाजशास्त्री BS गुहा ने भारत में जनजाति लोगों के विकास, भौगोलिक वितरण को समझने का प्रयास किया और उन्होंने, गुहा जी ने क्षेत्रीय वितरण को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया है। उसकी हम चर्चा करेंगे। पहला क्षेत्र है उत्तर एवं उत्तर पूर्व का क्षेत्र, जैसे हम लोग पूर्वोत्तर का क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें खासतौर से खासी, गारो, नागा, लेप्चा जैसी जनजातियां हों और ये जनजातियां असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में निवास करती हैं। और इस क्षेत्र में वे जनजातियां भी हैं जो कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग व पंजाब का पूर्वी हिस्सा शामिल है। इन क्षेत्रों की जनजातियां ज्यादातर कृषि कार्यों में लिप्त हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग मतलब अब अलग राज्य बन चुका है, उत्तराखंड। इसमें हम गुहा जी के प्रस्ताव पे ये मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने सेंट्रल जोन यानी मध्य क्षेत्र के बारे में बताया है कि इस क्षेत्र में गारो पहाड़ियाँ और जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, इनसे ये अलग होता है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक ये फैला हुआ है और इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी राजस्थान की जनजातियां शामिल हैं। और ख़ास तौर से एक ये बड़ी आबादी है इस क्षेत्र में, गोंड, भील, ये तमाम भीया और मुंडा जैसे जनजातियां पाई जाती हैं जो कृषक और व्यावसायिक संबंधी कार्यों में लगी हुई हैं। इसी तरीके से दक्षिण क्षेत्रों में जनजातियों का हम बंटवारा कर सकते हैं। देखते हैं कि दक्षिण क्षेत्र की जो जनजातियां हैं वो खासतौर से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा कोचीन एरिया में रहते हैं। इस क्षेत्र के जो जनजाति हैं उसमें आप देखेंगे कि टोडा, चेचस, इरुला, पनियान, येरुवा और कुरुम्बा आदि शामिल हैं। इनकी बड़ी आबादी शिकार और मछली पकड़ने के गतिविधियों में शामिल है। कुछ आदिम जनजातियां भी हैं जैसे कनिक्कर, मालकुरवन, जो कि त्रावणकोर और कुछ अन्य हिस्सों में कि जो पर्वतीय क्षेत्र है साउथ की, उसमें पाई जाती है। साथियों, इस वर्गीकरण के अलावा एक अन्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार समूह का है, जहाँ की जनजातियों में अंडमानी, निकोबारी, जरावा, ओंग आदि शामिल है। जैसे कि पहले भी हम चर्चा किए हैं
कि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो इनकी सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करते हैं। साथियों, संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, उसमें आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, आदिलाबाद, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, महबूबनगर, प्रकाशम, ये सब अनुसूचित किए गए जिले हैं और मंडल हैं। इसी तरीके से झारखंड में दुमका, गोड्डा, देवगढ़, साहबगंज, पाकुड़, रांची, सिंहभूम में पूर्व और पश्चिम दोनों, गुमला, सिमडेगा, लोहारदगा, पलामू, गढ़वा कुछ ऐसे ही जनजाति के खंड हैं। इसी तरीके से इस 5वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बस्तर, रामगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा और कांकेर जैसे एरिया आते हैं। जो इसी तरीके से साथियों, हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले, किन्नौर, पांगी तहसील और चंबा जिले में भरमौर उप तहसील भी आती है। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि झाबुआ, मांडला, धार, खरगोन, ईस्ट निमाड़, खांडवा जिसे बोलते हैं, और ऐसे ही बैतूल का सैलान तहसील, सियोनी, बालाघाट और मुरैना जैसे जिले अनुसूचित हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं कि गुजरात में सूरत, भरूच, डांग, वलसाड़, पंचमहल, बड़ोदरा, साबरकांठा के कुछ हिस्से, जिलों के कुछ हिस्से जनजातियों के लिए अनुसूचित किए गए हैं। साथियों, इसी तरीके से महाराष्ट्र में थाने, नासिक, धुले, अहमदनगर, पुणे, नांदेड़, अमरावती, यवतमाल, गढ़चिरौली और गढ़चिरौली का एक हिस्सा है चंदनपुर, वो इसमें अनुसूचित किया गया। इसी तरीके से उड़ीसा में मयूरगंज, सुंदरगढ़, कोरापुट, रायगढ़, क्योंझर, संभलपुर, बुधकंडला, गंजम, कालाहांडी, बोलांगीर और बालासोर अनुसूचित किए गए हैं। और इसी तरीके से 5वीं अनुसूची में राजस्थान का बांसवाड़ा, डूंगरपुर पूर्णतः एक जनजाति जिले हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही के कुछ हिस्से भी अनुसूचित किए गए हैं। साथियों, हम देखते हैं कि इन जनजातियों की, जैसे हमने पहले चर्चा किया, कि विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इनकी जीवन शैली है, और इन विशेषताओं के आधार पर हम देखते हैं कि ये विकास के विभिन्न पहलुओं से ये प्रभावित भी हुए हैं। तो साथियों, जैसे हमने कहा कि जो प्राकृतिक संसाधनों का जो शोषण और दोहन है, खनिज, खादान, वन, जो कि जनजातियों और उनके निवास स्थान से विस्थापित होने का प्रमुख कारण बने हैं, इनका जो परंपरागत रीति रिवाज है, इनकी पहचान में बदलाव आया है। जहाँ विस्थापन होगा तो जाहिर सी बात है कि उनके सांस्कृतिक पहचान पे कहीं न कहीं चोट पहुँचेगी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि व्यापक स्तर पर खनन और तमाम सारे विस्थापन की वजह से जनजातियों के बीच एक अलगाव सा पैदा हुआ है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे अलगाव की भावना फैली हुई है, और आज़ादी के बाद की अवधि में ये जितने भी अलगाव के मुद्दे थे वो राजनीतिक बन गए हैं। और इस तरीके से जो राजनीतिक गोलबंदी हुई, उसके चलते हम देखते हैं कि जो भारत के जो जनजाति क्षेत्र हैं, उनकी जो राजनीति का जो पैटर्न है, वो एक अलग तरीके का पैटर्न हमको दिखाई देता है। तो साथियों, हम देखते हैं कि भारत में जो जनजातियों की राजनीति है या उनकी जो लामबंदी है, उनके अलग अलग जो पैटर्न हैं, तरीके हैं, वो किस तरीके के। विभिन्न क्षेत्रों में जनजातियों की लामबंदी के स्वरूपों में आप देख सकते हैं कि भिन्नता पाई जाती है। आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के मुद्दों का ये सामना करते हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखते हैं। कुछ क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों की तुलना में अविकसित हैं, और इसलिए मुद्दों और अवधारणाओं के आधार पर राजनीतिक लामबंदी के विभिन्न रूप में हम देखते हैं कि इनमें पाए जाते हैं। कई जनजातियों ने अपनी कमजोर एवं पिछड़ी स्थिति के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लामबंदी और आंदोलन किए गए हैं, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र का आंदोलन, मध्य भारत का, और अन्य क्षेत्रों की जो जनजातियां हैं, उनकी आबादी के सामने आने वाली जो मुश्किलें हैं, उसको उन्होंने उठाने का काम किया है।
राजनीतिक दल, नागरिक समाज संगठन और छात्र संगठन इस लामबंद में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हम देखते हैं कि भारत में जनजातीय आंदोलन की प्रकृति को समझने के लिए, विशेषकर आज़ादी के बाद के काल में, यह जानना जरूरी है कि भारत में जो जनजातीय आंदोलन की जो विरासत है वो कैसी रही है। साथियों, जनजातीय आंदोलन की शुरुआत औपनिवेशिक काल से ही मानी जाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में आंदोलन अधिक संगठित और बड़े पैमाने पर आगे बढ़े, जिनका आर्थिक प्रभाव, वन अलगाव जैसे जो प्रमुख जो मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण बन गए। औपनिवेशिक काल के दौरान जनजाति विभिन्न क्षेत्रों में सामूहिक कार्रवाई के लिए लामबंद हुए थे। ऐतिहासिक रूप से जनजातियों के राजनीतिक आंदोलन जमींदारों के खिलाफ एक तरीके से आंदोलन हम कह सकते हैं। इसके अलावा भूमियों, जंगलों पर जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण को लेकर भी ये लामबंद हुए। जनजातीय आंदोलन को स्वतंत्रता के काल में, पूर्व के काल में हम देखते हैं कि 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, खासतौर से कृषि क्षेत्र को लेके, संस्कृतिकरण को लेके, संस्कृति को लेके, और राजनीतिक तौर पर हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके की लामबंदी की गई है। जनजातीय आंदोलन में सामुदायिक चेतना काफी मजबूत है और वे कृषि व वन पर आधारित हैं। उनका निर्जातीय और सांस्कृतिक चरित्र है। 18वीं सदी के मध्य में बिहार, तत्कालीन बिहार प्रांत में जो 400 विद्रोह हुआ, साथ में कोल उलगुलान आंदोलन चला, संथाल हुल आंदोलन आपने देखा 1855 के आसपास। इसी तरीके से एक लंबे समय तक, करीब 1900 तक आते आते बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जबरदस्त प्रतिरोध दर्ज किया गया। ये तमाम सारे उलगुलान, संथाल हुल और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, वो औपनिवेशिक काल में आंदोलनों की एक कहानी है। भारत में जनजातीय आंदोलनों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान जनजातियों ने औपनिवेशिक विस्तार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पश्चिम बंगाल में भी अनेक आंदोलन हुए। जनजात समुदाय ने साहूकारों और बाहरी लोगों द्वारा उनकी भूमि को हड़पने और शोषण करने का विरोध किया। पश्चिम बंगाल के ताना भक्तों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश शोषण के खिलाफ एक अहिंसक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कई उदाहरणों में जनजातियों ने अपने आंदोलन के पक्ष में तर्क दिया कि उनकी समस्याओं का हल तभी संभव है जब उन्हें शासन करने का अधिकार हो और उन्हें स्वायत्तता दी जाए। कई बार तो उन्होंने अलग राज्य की भी मांग की। ऐसे में आप 1930 के दौरान जयपाल सिंह के नेतृत्व में जनजातीय राजनेताओं के एक समूह ने जो साइमन कमीशन को एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, एक तरीके से वो प्रतिवेदन था, जिसमें अलग राज्य की मांग के साथ साथ जनजातियों के लिए छोटा नागपुर जैसे कि संथाल परगना क्षेत्र जो दक्षिण बिहार से संबंधित थे, उनको मिलाकर के अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी। साथियों, जनजाति नेता भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान के ढांचे के तहत जनजातियों के लिए स्वायत्त प्रांत या अलग राज्य की मांग करते रहे। जयपाल सिंह के नेतृत्व में जनजात सभा महासभा के रूप में जाना जाने वाला एक जनजात संगठन ने जनजात समूहों की मांगों को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1949 में झारखंड पार्टी के गठन के बाद भारत के मध्य क्षेत्र में जनजाति राजनीति में एक मील का पत्थर साबित हुआ। झारखंड पार्टी ने भारत के पहले आम चुनाव में एक जनजात पार्टी के रूप में भाग लिया था। इसने स्वतंत्रता पूर्व झारखंड राज्य के अलग राज्य की मांग को जारी रखा और सन 2000 में झारखंड के अलग राज्य बन जाने के बाद औपनिवेशिक काल में शुरू हुए आंदोलन का अंत हुआ। उत्तर पूर्व भारत में राजनीतिक स्वायत्तता के लिए नागाओं की लामबंदी इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण उदाहरण था। 1918 में नागाओं ने नागा क्लब की स्थापना की थी, जिसे 1946 में नागा राष्ट्रीय समिति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। नागाओं की मांग थी कि उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की जाए एवं उन्हें संपूर्ण राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान की जाए, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाप्त हो गई थी। साथियों, नागा क्लब ने साइमन कमीशन को यह प्रतिवेदन दिया
जिसमें उन्होंने यह मांग की थी कि उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए जब ब्रिटिश शासक भारत से चले जाएं। साथियों, स्वतंत्रता काल में हम देखते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के उपरांत जो जनजातीय आंदोलन है उनको हम विभिन्न प्रकार से क्लासिफाई वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे पर्यावरण के आधार पे, पहचान के आधार पे, राजनीतिक स्वायत्ता के आधार पे, संसाधनों का आत्म प्रबंधन करने के नाम पे और विस्थापन जैसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हम आज़ादी के बाद के जो जनजातीय आंदोलन हैं उनको हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। इस संदर्भ में घनश्याम शाह ने जो भारत में सोशल मूवमेंट इन इंडिया है उस पर काफ़ी चर्चा की है। साथियों, हम चर्चा करेंगे कि उत्तर पूर्व भारत में जो जनजातीय आंदोलन रहा वो किस तरीके का आंदोलन है, इसको समझने का काम करेंगे। भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्यों ने जनजातीय आंदोलनों को लगभग देखा है, जिसमें सभी प्रकार के सवाल, चाहे वो सांस्कृतिक पहचान की रक्षा हो या फिर राजनीतिक स्वायत्ता प्राप्त करना हो, सभी लगभग पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में हमने देखा है कि जनजाति, अलग अलग जनजातियां एकजुट हुई और लामबंद हुई। अधिकतर हम देखते हैं कि उनके मुद्दे आर्थिक हितों से जुड़े थे और उनकी लामबंदी के कारण विद्रोह, निर्जाति विवाद और हिंसा बढ़ती रही और इस लामबंदी के चलते पूर्वोत्तर की जो आर्थिक और जो विकास है वो काफ़ी हद तक अवरुद्ध रहा। साथियों, नागा क्षेत्र हम देखते हैं कि लंबे समय तक नागा जो है आंदोलन काफ़ी अपनी स्वायत्ता को लेकर के, अलग राज्य का निर्माण को लेकर के और अलग देश के निर्माण को लेकर के काफ़ी हद तक वोकल रहा और नागा आंदोलन का प्रभुत्व रहा। नागालैंड को अलग राज्य, अलग देश, अलग राष्ट्र बनाने को लेकर के बड़ा आंदोलन चलता रहा। इसी तरीके से बोडो भाषा की रक्षा के लिए जो बोडो अधिकृत क्षेत्र है उसकी स्वायत्ता को लेकर के असम के कार्बी और आंगलोंग जिले हैं, 2 जिले जिनकी राजनीतिक स्वायत्ता को लेकर के आंदोलन होते रहे। या आप मणिपुर में नागा और कुकी के बीच का जो संघर्ष है वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मेघालय में जनजाति और गैर जनजाति के बीच का जो विवाद है, ये तमाम सारे ऐसे मसले हैं, ऐसे विवाद हैं जो पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय आंदोलन को, खासतौर से आज़ादी के बाद आंदोलन को हम लोग देख सकते हैं। साथियों, ये जो आंदोलन है वो कई बार धार्मिक और सामाजिक सुधार के भी आंदोलन है, कई बार ये पृथक राज्य के आंदोलन के रूप में भी हम देख सकते हैं, इनको एक विद्रोह के रूप में भी देख सकते हैं और जनजातियों की जो सांस्कृतिक अधिकार हैं उनके अधिकारों के अनुरक्षण की को लेकर के लामबंदी है उसके रूप में भी इस आंदोलन को देख सकते हैं। साथियों, 1947 में नागालैंड के लिए नागाओं ने एक नागा राष्ट्रीय समिति, आपको पता होगा कि उन्होंने आज़ादी के पहले ही 1946 में एक नागा राष्ट्रीय समिति का निर्माण किया था नागाओं ने, और 1947 में जो नागा राष्ट्रीय समिति थी उसने असम के गवर्नर, जो तत्कालीन गवर्नर उस समय थे अकबर हैदरी, उनके साथ एक 9 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जो अकबर हैदरी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे और यह नागा हैदरी समझौते के रूप में जाना जाने लगा। नागा हैदरी समझौते के जो मुख्य बिंदु थे उसमें ये कहा गया था कि नागाओं को अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अधिकार को मान्यता दिया गया। उन 9 बिंदुओं में मुख्य रूप से नागा प्रथागत जो कानून हैं उनकी प्रधानता रेखांकित की गई थी और जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अलग अलग पहलू थे, जो खासतौर से जनजातीय भूमि का संरक्षण और बिना गैर नागा परिषद की सहमति के वो नहीं हो सकता था।
समझौते ने असम के गवर्नर को यह अधिकार दिया गया कि वो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विशेष जिम्मेदारी के साथ 10 वर्षों की अवधि के लिए समझौते का पालन कराएं और 10 वर्षों के अंत में नागा परिषद से यह पूछा जाए कि क्या वे समझौते का विस्तार करना चाहते हैं और एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। इसी को लेकर साथियों 1956 में ए पिंटो ने, जो कि नागाओं के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व रखते थे, स्वतंत्रता के लिए लंदन में नागाओं के लिए एक निर्वासित सरकार की स्थापना भी उन्होंने किया था। पिंटो ने के ख़ासतौर से बाद में पूर्वोत्तर में और ख़ासतौर से नागालैंड के एरिया में उग्रवाद को जन्म दिया और उग्रवादी नागाओं एवं सेनाओं के बीच में संघर्ष हुआ। 1975 में शिलांग में जो एनएनसी थी और भारत सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए थे, जिसे हम लोग शिलांग समझौते के रूप में जानते हैं। शिलांग समझौते के अनुसार नागाओं ने भारत के संविधान को स्वीकार किया और सरकार ने नागा राजनीतिक कैदियों को रिहा किया और उनके पुनर्वास का वादा किया। शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर कर नागाओं के एक वर्ग ने इसका स्वागत किया, जबकि दूसरे वर्ग ने इसका स्वागत नहीं किया और 1980 में आपसी मतभेद की वजह से जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एक अलग जो संगठन है उसका जन्म हुआ और इसका गठन तंगखुल नागा मोविया और इसाक स्यू के नेतृत्व में किया गया था। एनएससीएन ने 2 प्रमुख मांगों को उठाया। नागालैंड का गठन, जिसे ग्रेटर नागालैंड या नागालिम के तौर पर हम देखते हैं, जो नागा बहुल एरिया है उन सबको मिलाकर के एक ग्रेटर नागालैंड बनाने की मांग की गई थी। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश उस हिस्से में आते थे। 1988 में एनएससीएन भी 2 समूहों में विभाजित हो गई, एनएससीएन आईएम इसाक और मुइवा गुट और एनएससीएम खापलांग गुट, और इन दोनों समूहों में नागालिम या ग्रेटर नागालैंड के निर्माण पर मतभेद थे। इन समूहों ने कई वर्षों तक नागालैंड के सवाल पर संवाद किया। साथियों, असम में 2 जनजातियों बोडो और कार्बी उन जनजातियों में से हैं जिन्होंने 1980 के दशक के उत्तरार्ध में राजनीतिक गतिशीलता देखी। बोडो मुख्य रूप से कोकराझार, बक्सा, चिरांग, उदलगढ़ जिलों में रहते हैं, जो कि असम और कार्बी के मैदानी इलाकों में और कार्बी आंगलोंग के पहाड़ी जिलों में रहते हैं, जो कि असम के पहाड़ी क्षेत्र की स्वदेशी जनजातियों में से हैं। उनके मुख्य मुद्दे जो राजनीतिक लामबंदी से संबंधित हैं, वे सांस्कृतिक पहचान द्वारा सुरक्षा और राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करने जैसे मुद्दों से जुड़ी हुई है। उनका यह तर्क है कि राजनीतिक स्वायत्तता उन्हें अपने क्षेत्र या उनकी पहचान की रक्षा में योगदान कर सकती है। बोडो की लामबंदी उनकी राजनीतिक स्वायत्तता एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए 1980 के उत्तरार्ध में शुरू हुई थी, जब आसू के नेतृत्व वाला विदेश विरोधी आंदोलन समाप्त हो चुका था। साथियों, आसू और भारत सरकार के बीच असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद बोडो ने महसूस किया कि आसू के नेतृत्व ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने इसके नेतृत्व वाले आंदोलन में भाग लिया था। साथियों, उन्होंने अपने लिए बोडोलैंड मातृभूमि की मांग की थी। ऑल इंडिया बोडो स्टूडेंट यूनियन ने 92 सूत्री चार्टर की मांग सरकार के सामने रखी। चार्टर में बोडो संस्कृति और भाषा की मान्यता की मांग की गई थी। उनकी शिक्षा एवं आर्थिक विकास के लिए अवसर प्रदान करने की मांग की गई थी। बोडो की मांग के जवाब में भारत सरकार ने बोडो आबादी क्षेत्रों को राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए 1993 में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 1993, 2003 और 2020 में तीनों समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि असम के कार्बी आंगलोंग जिले में कार्बी जनजातियों ने चिंता व्यक्त की कि 1950 से दी गई क्षेत्रीय स्वायत्तता में वे अपनी मांगों के प्रति और मुखर हो गए और यूँ असम राज्य के भीतर राज्य की मांग की। हालांकि उन्हें पहले ही स्वायत्त परिषद के तहत स्वायत्तता का लाभ मिल चुका था। साथियों, पूर्वोत्तर भारत के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जो जनजातीय आंदोलन हुए उस पर हम चर्चा करेंगे। खासतौर से हम देखते हैं कि जनजातियों की लामबंदी के कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण विस्थापन, वनों की कटाई, क्षेत्रीय पिछड़ापन, जनजाति पहचान या सामाजिक न्याय इत्यादि के द्वारा। साथियों, इस तरह की लामबंदी के उदाहरण कई राज्यों में हैं,
जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान जैसे जिलों में, जैसे राज्यों के अलग अलग जिलों में कई मामलों में जनजातियों ने क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की है। भारत के भीतर संघीय ढांचे में राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग। उनका तर्क यह है कि मौजूदा राज्य संरचना में उनके द्वारा बसाए गए पिछड़े जो क्षेत्र हैं वो पिछड़े रहते हैं, क्योंकि उनके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विकसित क्षेत्रों या वर्गों की सहायता के लिए किया जाता है। उनके क्षेत्रीय पिछड़ापन का समाधान उन्हें नए राज्यों के संदर्भ में स्वायत्तता प्रदान करके किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड से जैसे राज्यों का विभाजन 2000 में किया गया था। झारखंड राज्य के गठन से लगभग 3 दशक पहले तक क्षेत्रीय स्वायत्तता और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा लामबंदी की गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना एक बंगाली मार्क्सवादी ट्रेड यूनियन लीडर और संथाल जनजाति नेता शिबू सोरेन और उनके बिरादरी के अन्य नेताओं द्वारा की गई थी। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में शंकर गुहा नियोगी ने 1978 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी और उस संगठन के बैनर तले छत्तीसगढ़ के शोषण के सवाल पर नियोगी ने लोगों को लामबंद किया था। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले आंदोलन में जनजातियों ने गैर जनजातियों के साथ पर्याप्त संख्या में भाग लिया और असंगठित श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान जैसे तमाम सारे ऐसे मसले थे जो सिर्फ जनजातियों तक सीमित नहीं थे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में गोंड और भील जनजातियों ने अपने क्षेत्र की उपेक्षा के खिलाफ आंदोलन किया था और उसमें बड़ा मुद्दा गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी थी। उड़ीसा में इसी तरीके का आंदोलन हुआ जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ था, जिसमें विस्थापन और आजीविका जैसे मुद्दे शामिल थे। 1993 में बॉक्साइट खनन का इसका एक बड़ा उदाहरण है और बॉक्साइट खनन के खिलाफ जो कोरापुट और कलाहांडी के जो जिले हैं उसके जनजाति लामबंद हुए उसके खिलाफ। तो हम देखते हैं साथियों कि जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों को लेकर के जनजाति आंदोलन स्वतंत्रता के बाद होते रहे। साथियों हम आगे चर्चा करेंगे कि अगली यूनिट हमारी इकाई 15 है, जिसमें नए सामाजिक समूहों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम ये देखते हैं कि ऐसे नए सामाजिक समूह आखिर कौन से हैं जो खासतौर से हाल के दिनों में दिखाई दिए हैं। आपने नाम सुना होगा मछुआरा समुदाय के बारे में, LGBTQ समुदाय के बारे में और ऐसे तमाम सारे प्राकृतिक परिस्थितिकी को लेकर के चलाए जा रहे आंदोलन हम नव सामाजिक आंदोलनों के रूप में उनकी पहचान करते हैं। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। मछुआरा समुदाय के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। मछुआरा समुदाय वे समुदाय हैं जो आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मछली पकड़ने और मत्स्य पालन से जुड़े हैं। मछुआरे समुदाय का काम मछली पकड़ना, मछली बेचना तथा उनका प्रसंस्करण कर उनका व्यापार करना है। मछुआरा समुदाय सदियों से मछली पकड़ने और बाजार में उन्हें बेचने का काम करते रहे हैं। मछुआरे उन लोगों को मछली प्रदान करते हैं जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं तथा उन क्षेत्रों में रहने वाली मांसाहारी जनसंख्या को भी मछली प्रदान करते हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथियों, विशेषकर समुद्र तट पर स्थित राज्यों जैसे कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी जिसे अब पुदुचेरी बोलते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे जो तटीय राज्य हैं, इन क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी मछुआरा आबादी है जिसका पूरा जीवन मछली पालन और उसके विपणन से संबंधित है। क्षेत्रों के अलावा देश के अन्य क्षेत्रों में जैसे जहाँ पर बड़े बड़े तालाब हैं और नदियां हैं, उसमें भी मछुआरा समुदाय मछली पालन में शामिल हैं।
तो साथियों, पूरे देश में इस समुदाय की एक विशिष्टता है कि मछुआरे लोग समरूप समूह नहीं हैं। वे अलग-अलग सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों में बँटे हैं। उसमें हिंदू, इस्लाम और ईसाई तीनों मज़हबों को मानने वाले लोग हैं। इनका एक बड़ा तबका सामाजिक रूप से हाशिए की जातियों से जुड़ा हुआ है। इनमें ये जहाज़ों के मालिक, श्रम रोजगार के आधार पर भी इनको हम क्लासिफ़ाई वर्गीकृत कर सकते हैं। मछुआरों को हम 3 भागों में हम बाँट सकते हैं। पहले भाग में उन मछुआरों को जिनके पास जहाज़ है, जो जहाज़ों के मालिक हैं और वे अपने परिवार के साथ काम करते हैं। दूसरे भागों में हम उन मछुआरों को रख सकते हैं जो दूसरों को रोज़गार देते हैं और उनके पास खुद का जहाज़ भी है। तथा तीसरे भाग में उन मछुआरों को रखते हैं जिनके पास जहाज़ भी नहीं है और जो दूसरों के जहाज़ों पे काम करते हैं। साथियों, जिन मछुआरों के पास खुद का जहाज़ है, उनकी संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर मछुआरों के पास सामान्य जहाज़ हैं, जो कि पारंपरिक और खराब गुणवत्ता के हैं। जो दूसरों को रोज़गार देते हैं, उनके पास खुद के जहाज़ होते हैं, जो बेहद आधुनिक और गुणवत्ता वाले होते हैं। बड़े-बड़े ट्रॉलर और बड़ी नावों के मालिक गैर मछुआरे जैसे व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा साहूकार भी होते हैं। मछली पकड़ना मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है, जो कि ज़्यादातर खराब होता है। मौसम की विषम परिस्थितियों के कारण मछुआरे बंदरगाह पर काम करते हैं। मत्स्य पालन के लिए उनका निवास समुद्र तट पर होता है। वे हमेशा प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, बाढ़, सुनामी इनको झेलते रहते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं ने मछुआरों का सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उनके पास रहने का अपना घर नहीं है, अपनी जहाज नहीं है तथा जीवन यापन के लिए कोई दूसरा रोजगार नहीं। 1999 में उड़ीसा में चक्रवात आया था, जिसने वहाँ के मछुआरों का बहुत नुकसान किया था। और ऐसा ही आपने देखा होगा 26 दिसंबर 2004 की जो सुनामी आई थी, उसने दक्षिण एशिया के जो तटीय क्षेत्र, जितने तटीय क्षेत्र थे, पूरा उसको तबाह कर दिया था। और सुनामी ने न सिर्फ उस क्षेत्र को तबाह किया था, बल्कि एक बड़ी आबादी के लिए आजीविका का बड़ा नुकसान पहुंचाया था। साथियों, परंपरागत रूप से मछली पकड़ने का काम छोटे तथा हाथ के बने जाल से छिछले पानी में किया जाता था। भारत में मत्स्य पालन में मशीनीकरण की शुरुआत भारत नॉर्वे प्रोजेक्ट 1953 में की गई थी। इस प्रोजेक्ट में मछलियों को पकड़ने में आधुनिक यंत्रों या उपकरणों का प्रयोग किया गया था। इसका उद्देश्य मछलियों को पकड़ने में वृद्धि करना तथा उत्पादन को बढ़ाना था। विकसित देशों जैसे कि जापान और अमेरिका द्वारा झींगा की बढ़ती मांग के कारण मछली पालन में निचली तली वाले जहाज का इस्तेमाल बढ़ गया था। इस कारण शक्तिशाली गैर मछुआरों द्वारा तटीय क्षेत्र में मछली पालन पर नियंत्रण हो गया। पारंपरिक मछुआरे मशीनीकृत मछली पकड़ने में असमर्थ थे। इस प्रकार मछुआरों को जीवन यापन की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सरकार ने निजी समूहों को ऋण अधिमान योजनाओं के माध्यम से समर्थन भी किया। नई योजनाओं के लाभार्थी पारंपरिक रूप से धनी मछुआरे थे, जो संसाधनों के कारण उद्यमी गैर मछुआरे बन गए थे। तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव पहले से ही नाजुक पारिस्थितिक क्षेत्र की तथा पारंपरिक मछुआरों की आय में गिरावट भी देखा गया। इसके अलावा सामान्य मछुआरों को उन लोगों के साथ असमान प्रतियोगिता करनी पड़ी, जो मत्स्य पालन में अधिक संसाधन युक्त और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते थे। साथियों, मछुआरों का सबसे संगठित और उनकी निरंतर लामबंदी केरल राज्य में हुई। सबसे पहले 1960 और 70 के दशकों में मछुआरों का संगठन बनाने का प्रयास गांव, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भारत में हुआ था। सबसे पहले 1963 में केरल के क्यूलोन जिले में मछुआरों की यूनियन बनाई गई थी। 1980 के दशक तक एलेप्पी, कोचीन, त्रिवेंद्रम और मालाबार जिलों में यूनियनों का गठन किया गया था। केरल में रोमन कैथोलिक चर्च
और इन संगठनों के बीच सीधा संबंध था, पर यह 1980 और 1990 के दशकों में ही मछुआरों को इन संगठनों ने मछुआरों को लामबंद किया था। तटीय राज्यों जैसे कि तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मछुआरों के अलग अलग संगठन थे, लेकिन केरल में ही बहुत अधिक और सक्रिय तथा जुझारू संगठन था। केरल के जो यूनियन बनी, उसमें मत्स्य प्रबंधन में उनकी भागीदारी की मांग, यूनियन ने बड़े जहाज़ों यंत्रीकृत नावों की प्रतिस्पर्धा से उनकी रक्षा करने की मांग की, बड़े जहाज़ों पर रोक लगाने की मांग की, मत्स्य पालन में संसाधनों को पर्याप्त आवंटन करने की मांग की, नाव, ऋण या अनुदान प्रदान करने संबंधित या पुनर्स्थापन को लेकर के भी अपनी डिमांड रखी। एजेंटों, व्यापारियों तथा साहूकारों द्वारा शोषण को समाप्त करने की मांग भी यूनियन की मांग में शामिल थी। साथियों, मछुआरों की लामबंदी तभी संभव थी जब उनका संगठन मजबूत बने और नेतृत्व भी सशक्त हो। तो हम देखते हैं कि 1977 में कई जिला यूनियन थे, अलग अलग जिलों में अलग अलग यूनियन बनाई गई थी मछुआरों की, उनका विलय करके एक नया संगठन बनाया गया जिसे KLCFF कहते हैं, अर्थात केरल लैथिन कैथोलिक मालसिया थियोलॉजिकल फेडरेशन। ऐसा ये फेडरेशन 1977 में बनाया गया। उनका राज्य स्तर नेतृत्व पादरी प्रदान करते थे, हालांकि गैर पादरी भी उनके नेता थे। मुस्लिम और हिंदू मछुआरों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इसका नाम बदलकर ऑल केरल स्वतंत्र मालसिया थियोलॉजिकल फेडरेशन AKSMTF किया गया, जिसे ऑल केरल इंडिपेंडेंट केरल फाउंडेशन भी कहते हैं। 1978 में दूसरे उदाहरण में गोवा के मछुआरों का संघ बना। तमिलनाडु, केरल एवं अन्य राज्यों में भी संघों ने आपस में मिलकर एक महासंघ का गठन किया, जिसे नेशनल फिशरमैन फोरम के नाम से भी जानते हैं। इस संगठन को खासकर केरल में चर्च के पादरियों, ननों, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, शिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया और उनके जो साझा कार्यक्रम थे उनमें धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल इत्यादि शामिल किया गया और सरकार ने मछुआरों की समस्याओं को देखने के लिए आयोगों की नियुक्तियां भी की। साथियों, इसी तरीके से भारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समूह भी है और जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्याओं को लेकर के समूहों की लामबंदी करते हैं, लोगों की लामबंदी करते हैं। मछुआरों की तरह पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी समूह अलग अलग हैं, लेकिन उनके विपरीत ये सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में पर्यावरण और पारिस्थितिकी आंदोलन खासतौर से हम देखते हैं कि 1970 का जो दशक है उसमें काफ़ी बढ़े और ये जो पारिस्थितिकी आंदोलन हुए, इनकी अवधारणा किसी विशेष समूह तक सीमित नहीं थी। उनका विस्तार गांवों, शहरी समुदायों, महिलाओं, आदिवासियों, किसानों और मध्यम वर्गों में हुआ। पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय आंदोलनों के जो प्रमुख मुद्दे थे, हम देखते हैं उसमें प्राकृतिक स्रोतों पर लोगों की पहुंच के अधिकार की रक्षा करना, भू आक्रमण की रोकथाम करना, प्राकृतिक स्रोतों के व्यावसायीकरण की रोकथाम करना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, पारिस्थितिकी संतुलन का रखरखाव करना तथा विस्थापितों का पुनर्वास। ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जो 70 के दशक में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समूह का जो आंदोलन चला उसमें हम देख सकते हैं। इन मुद्दों ने लोगों को सम्मान, पर्यावरण अधिकार और उनके निर्णय निर्माण की क्षमता से संबंधित किया। ये मुद्दे बड़े पैमाने पर प्राकृतिक स्रोतों की कमी के कारण होते थे, जो कि पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। ऐसा अनवरत प्रयास ने देश के कई हिस्सों के लोगों को आकर्षित किया और गैर सतत विकास प्रतिकूल प्रभाव के कारण पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय आंदोलनों और नागरिक समाज संगठनों का जन्म हुआ। साथियों, भारत में पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत उस समय के उत्तर प्रदेश के, जो अभी तो उत्तराखंड हो गया, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र के जो पहाड़ी एरिया हैं
वहाँ से शुरुआत हुई थी। 1973 में देखते हैं कि जो चिपको आंदोलन हम सुनते हैं, वास्तव में जो 1970 और 80 के दशक के बीच में भारत में जो वन अधिकार और जल के मुद्दों पे कई प्रकार के संघर्ष हुए थे और उसमें पर्यावरण संबंधी कई मुद्दों को भी उठाया था, जिसमें कि वन संपदा पर समुदायों का अधिकार, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट या योजनाओं जैसे कि जो बांध बनाने का प्रोजेक्ट है, विस्थापन है और पुनर्स्थापन के जो मुद्दे हैं उसको शामिल करने की बात की गई थी। भारतीय पर्यावरणीय आंदोलन औपनिवेशिक राज्य द्वारा बनाए गए विकास के मॉडल का आलोचक रहा है। भारत में पर्यावरण आंदोलन के संदर्भ में स्वतंत्रता के बाद राज्य लोगों की जरूरतों को पूरा करने में असफल रहा है। इसने आधुनिक पूंजीवादी एजेंडे की वकालत करना जारी रखा, जिसके कारण पर्यावरण का विनाश हुआ। परिणाम स्वरूप गरीबी बढ़ी और ग्रामीण समुदायों को हाशिए के कारण हाशिए पर आना पड़ा। हम दोस्तों देखते हैं कि भारत में दृष्टि, विचारधारा और रणनीति पर आधारित जो आंदोलन है, वो पर्यावरणीय आंदोलनों के भीतर हम तमाम तरीके के हम अंतर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इसमें गांधीवादी विचार शामिल है, कई इसमें संघर्षशील विचार शामिल है जो अन्याय के खिलाफ बोलने पे मुखर रहते हैं। खासतौर से इसमें मार्क्सवादी किस्म के अनुयायी भी हैं जो लोगों की लामबंदी इस आधार पर करते हैं कि हक को जो है मांग के नहीं, छीन के लिया जा सकता है। साथियों, इसी संदर्भ में हम एक पहाड़ी आंदोलन की चर्चा करेंगे जिसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड में हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश राज्य था और भारत में इसे पर्यावरणीय आंदोलन का पहला उदाहरण कहा जाता है। चिपको की उत्पत्ति 1973 में हुई। चिपको का सीधा सा मतलब है चिपक जाना। जैसे आज के ज़माने में हम लोग हग करते हैं, तो उसी हगिंग को से संबंधित ये आंदोलन है, चिपको आंदोलन। 1973 के शुरुआत में वन विभाग ने दसोली ग्राम स्वराज संघ को एक वृक्ष आवंटन करने से मना किया था। यह एक स्थानीय कोऑपरेटिव संगठन था जो कि चमोली जिले में कार्यरत था। यह कृषि उपकरणों के निर्माण से संबंधित था, लेकिन वन विभाग ने एश ट्री को काटने की मंजूरी एक प्राइवेट कंपनी साइमंस कंपनी को दे दी थी। इस घटना के विरोध में डीजीएसएस लोगों को लामबंद किया। दसोली ग्राम स्वराज संघ जो डीजीएसएस था उसने लामबंद किया। वे लकड़ियों के ढोने वाले ट्रकों के सामने वे लेट गए और उन्होंने लकड़ियों के डिपों को भी जला दिया था। आंदोलन के नेता ने विरोध करने के तरीके को सही नहीं पाया और चंदी प्रसाद भट्ट जैसे एक आंदोलनकारी ने यह सुझाव दिया कि लोगों को पेड़ों से चिपक जाना चाहिए। इस प्रकार से चिपको शब्द का इस्तेमाल हुआ और इस तरीके से ये चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। चिपको आंदोलन की मांगों में मुख्य रूप से व्यवसायिक उद्देश्य के लिए पेड़ों की कटाई पर संपूर्ण रोक लगाने की मांग। उन मांगों में लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर परंपरागत अधिकार की मान्यता दी जानी चाहिए। चिपको आंदोलन की मांग थी कि वनों के प्रबंधन के लिए ग्राम समितियों का गठन किया जाए तथा वन संबंधी उद्योगों के विकास और कच्चे माल की उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए धन और तकनीक की व्यवस्था होनी चाहिए और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए वनीकरण को प्राथमिकता देना। इस विरोध प्रदर्शन के तरीकों को देखते हुए प्राइवेट कंपनी को एश ट्री का जो दोहन करने से रोका गया और वहां से उसे हटाया भी गया। साथियों, इस सफलता के बाद यह आंदोलन पड़ोसी क्षेत्रों तक भी फैल गया था। चिपको आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी हद तक थी और इसने महिलाओं को शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन चलाने को भी लामबंद किया और उसे इसका समर्थन मिला। सुंदरलाल बहुगुणा जैसे नेता की बदौलत चिपको आंदोलन में लोग लामबंद हुए और यह आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा। साथियों, इसी तरीके से
चिपको आंदोलन की एक बड़ी महिला नेता थी, गौरा देवी पंत, जिसको आप लोग जानते होंगे। साथियों, इसी तरीके से नर्मदा बचाओ आंदोलन, एनबीए आंदोलन भी है, जो देश में एक बड़ा सा नाम है, और पूरी दुनिया में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने अपनी इज्जत हासिल की। पश्चिम भारत के 3 प्रमुख राज्य जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नर्मदा नदी परियोजना से संबंधित आंदोलन जो चला, उसे जो पर्यावरण आंदोलन चला, उसको हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन विकास मॉडल की राजनीति का ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जिससे पारिस्थितिकी और पर्यावरण की समस्याएं जन्मी। भारत में और कोई दूसरा विकास नहीं है जिसने पर्यावरण विकास की समस्याओं पर इतनी तीव्रता से ध्यान केंद्रित किया हो, जिसमें जितनी बहसें हुई और जो राजनीतिक लामबंदी हुई और जो राजनीतिक सक्रियता बढ़ी, उसमें वर्ल्ड बैंक तक इन्वॉल्व हुआ और भारत की सरकार, गुजरात की सरकार के बीच ऐसा टकराव बढ़ा कि जो परियोजनाएं थी, खासतौर से जो बड़ी परियोजनाएं थी, जिसमें गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना और मध्य प्रदेश की नर्मदा सागर परियोजना, दोनों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। साथियों, गुजरात सरकार ने परियोजना की शुरुआत की, क्योंकि गुजरात भाग जो है भारत का ऐसा जो एरिया है, उसके काफ़ी जो एरिया है, क्षेत्र हैं, उसमें जल की और जो सिंचित क्षेत्र है उसकी कमी थी। वहाँ पर घरेलू, वाणिज्यिक क्षेत्र और औद्योगिक जरूरतों के लिए पानी की भारी कमी थी। इसके अलावा राज्य ने सन 1985 और 88 में सबसे खराब सूखे को देखा था, जिसने इस परियोजना को लागू करने की आवश्यकता को बल दिया था। हालांकि इस परियोजना के आलोचकों ने आरोप लगाया कि काफ़ी स्पष्ट और खतरनाक यह परियोजना है। करीब 37,000 हेक्टेयर भूमि को ये डुबा देगा, और जिसमें 11,000 हेक्टेयर भूमि जंगल के रूप में वर्गीकृत था। यह 248 गाँव के लगभग 1 लाख लोगों को विस्थापित करेगा, जिसमें 19 गांव गुजरात के, 36 गांव महाराष्ट्र के और 193 गांव मध्य प्रदेश के शामिल थे। साथियों, मूल रूप से नर्मदा परियोजना को 161 फीट ऊंचे बांध के तौर पर सिंचाई परियोजना के रूप में पहले विचार किया गया था। बाद में इसका पानी तकनीक तौर पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसे एक बहुराष्ट्रीय बांध बना देना चाहिए था, बहुउद्देशीय बांध बना देना चाहिए था, और जिसकी ऊंचाई 455 फीट कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता की तलाश शुरू कर दी, और जिसके स्रोतों में न केवल केंद्र सरकार बल्कि विश्व बैंक भी शामिल था। तो एक आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन का। साथियों, 1988 में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी विकास परियोजना को रोकने की मांग की, और सितंबर 1989 में 50,000 से अधिक लोग घाटी में एकत्र हुए। पूरे भारत से और पूरे दुनिया में नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक नाम हो गया, और एक पूरी एक राजनीतिक एक कहानी है कि किस तरीके से नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर डैम परियोजना को प्रभावित किया, और अंत में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद से और भारत सरकार के प्रयासों के बाद से अब ये जो परियोजना है वो अनवरत रूप से जारी है। साथियों, ऐसे तमाम सारे शहर आधारित और पर्यावरण आधारित आंदोलन भी हैं, जिसमें कि हमने देखा है कि उसमें न्यायपालिका तक का हस्तक्षेप हमने देखा है। तमाम पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता उसमें शामिल रहे, चाहे वो भोपाल का यूनियन कार्बाइड जैसे गैस रिसाव का मुद्दा हो, जैसे कि आपने रूस में चेरनोबिल हादसा के बारे में सुना होगा। उसी तरीके से ऐसे भारत में तमाम सारे ऐसे लोग पर्यावरणीय आंदोलन हैं, ऐसे इंडिविजुअल एडवोकेट हैं, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऐसे प्रोफेसर्स हैं, ऐसे विद्वान हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक राज्य की नीतियों में पर्यावरण की सुरक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में मदद की, और नेहरूवादी मॉडल से लेकर आज तक के मोदी एरा में भी हम देखते हैं कि प्रदूषण को लेकर के, शहरों के प्रदूषण को लेकर के, दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के, या ऐसे तमाम सारे LGBT जो समूह हैं, जो लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यूअर्स जैसे समूह हैं, इनकी लैंगिक पहचान को लेकर के
अनवरत आंदोलनरत हैं। तो साथियों, ये जो नए सामाजिक आंदोलन है, ये भारत को एक तरीके से आगे ले जाने में हमारी मदद करेगा। आज के लिए बस इतना ही।